आरएसएस के दूसरे सर संचालक एमएस गोलवलकर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। और उन्होंने अपनी इस किताब बंच ऑफ थॉट्स में हिंदुत्व के 3 दुश्मन बताए हैं। पहले मुस्लिम, दूसरे ईसाई और तीसरे कम्युनिस्ट। आरएसएस बीजेपी के लिए मुसलमानों और ईसाइयों से मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर सामना करना बेहद आसान है, बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों की मजहबी एक्टिविटीज से आरएसएस और बीजेपी को हिंदुओं का पोलराइजेशन करने में मदद मिलती है। और इसीलिए संघ बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिस्ट है। मार्क्सवाद मजहब को क्रिटिसाइज करता है। मार्क्स ने मजहब को अफीम कहा है और बीजेपी संघ इसी अफीम यानी मजहब की खेती करके वोटों की फसल काटते हैं। इसीलिए बीजेपी आरएसएस के लिए असली चैलेंज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सियासत है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम हैं। दरअसल केरला और पश्चिम बंगाल 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी और संघ भगवा फहराने के लिए बहुत पहले से बेताब है। कम्युनिस्ट यानी वामपंथ के गढ़ माने जाने वाले इन राज्यों को फतह करना संघ बीजेपी के लिए एक आइडियोलॉजिकल जंग जीतने के बराबर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी और संघ के लिए कम्युनिस्ट सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अब इन दोनों सियासी खिलाड़ियों के बीच पश्चिम बंगाल की जमीन पर जंग का बिगुल बज चुका है। वैसे तो अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी शतरंज की बिसात बीत चुकी है और दोनों खिलाड़ियों यानी बीजेपी और ममता बनर्जी ने अपनी अपनी सियासी चालें चलना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 में से 200 सीटें जीतने का अमित शाह का दावा, जनवरी में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने का कैलाश विजयवर्गीय का दावा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ढहने और डेमोक्रेसी खत्म होने के बीजेपी नेताओं के दावे हों या फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे के दौरान उनको काले झंडे दिखाने और उनके काफिले पर पथराव, ये सब इसी सियासी शतरंजी खेलों के हाई वोल्टेज तमाशे का हिस्सा बताए जा रहे हैं। सीएए के मुद्दे पर जहां घमासान शुरू हो चुका है, वहीं जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के मुद्दे पर मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आमने सामने है। जेपी नड्डा के काफिले पर जिस इलाके में हमला हुआ है वो ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेता लगातार अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते रहे हैं। हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय का कहना था, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहां काफी ताकतवर हैं, उसने अपने गुंडों के सहारे हमें खत्म करने की कोशिश करी है, लेकिन हम चुनाव में इस इलाके में भी जीतेंगे। जबकि जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बारे में ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के हिसाब से जेपी नड्डा जैसे नेता केंद्र सरकार के सुरक्षा दस्ते के साथ आते हैं, ऐसे में उन पर हमला कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि कई बार रैलियों में भीड़ कम होने की वजह से सुर्खियों में आने के लिए भी ऐसे नाटक किए जाते हैं। ममता बनर्जी ने दूसरे दिन भी कहा कि राज्य में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी अपने लोगों की खुद हत्या करके तृणमूल कांग्रेस पर लगातार इल्जाम लगा रही है। आपको याद दिला दूं, बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक हत्याओं का जिक्र करके बंगाल की तरफ इशारा किया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। 2021 के अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। अमित शाह लगातार बंगाल पर नजरें टिकाए हुए हैं। बंगाल को लेकर बीजेपी की संजीदगी को इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी को सियासी चुनौती दे रहे थे। कांग्रेस सहित दूसरे सारी ऑपोजिशन पार्टीज पर मुस्लिम अपीजमेंट यानी मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी
ममता बनर्जी पर भी यही इल्जाम लगाते हुए ममता बनर्जी को ममता बेगम कहकर बुला रही है। वैसे सबको पता है कि बीजेपी को मजहबी रंग जमता है, क्योंकि इसी से उसका कमल खिलता है। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की जमीन पर मजहब के नाम पर बीजेपी की सियासत का क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 साल से लगातार अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय हिंदू मुसलमान कार्ड खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को विदेशी बताने के नाम पर CAA NRC कानून बनाने के प्रोसेस को अमल में लाया गया। अमित शाह ने कई बार घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकने की बात कही, पर अब बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ नफरत बोकर वोटों की फसल काटने का बीजेपी का यह सियासी तमाशा कामयाब होगा या फेल, बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड बंगाल में चलेगा या नहीं। आपको बता दूं कि भारत के बंटवारे का सबसे ज्यादा असर पंजाब और बंगाल पर पड़ा था। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख और कुछ कबीलाई समुदाय रहते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त मुसलमानों और सिखों के बीच कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता देखी गई थी। लाहौर और अमृतसर में सबसे ज्यादा कम्युनल दंगे हुए। बंगाल पूर्वी और पश्चिमी यानी ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बटा। यह बंगाल का दूसरा बंटवारा था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बंगाल का बंटवारा कर दिया था। लेकिन 1908 में इस बंटवारे को लेकर प्रोटेस्ट के चलते 1911 में बंगाल के इस बंटवारे के फैसले को रद्द कर दिया गया था। बंगाल की जमीन पर ही मुस्लिम लीग पैदा हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मिंटो की शय पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अपने कुछ रईस दोस्तों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग का गठन किया था। अजीब इत्तेफाक है कि बंटवारे से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दूसरे राज्य पंजाब में BN मुखर्जी और लालचंद ने 1909 में हिंदू सभा का गठन किया था और 1915 में VD सावरकर, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने मिलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों कम्युनल पार्टियों ने 1941 में बंगाल में मिलकर सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के फजलुल हक इस सरकार में प्रधानमंत्री यानी आज के हिसाब से आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं, और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। यही फजलुल हक बाद में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बने थे। 1940 के लाहौर में हुई बैठक में मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया जा चुका था। इसके बाद 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर कम्युनल दंगे हुए और आजादी के वक्त कम्युनल दंगों का सेंटर था नोआखली, जो कि अब बांग्लादेश में है। यहां भड़के हिंदू मुसलमान दंगों को रुकवाने के लिए महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया गए थे। अपनी मॉरलिटी और टॉलरेंस के बल पर उन्होंने दंगाइयों को अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया था और दंगाइयों ने महात्मा गांधी के पैरों पर हथियार डाल दिए थे। और शायद इसीलिए आज का पश्चिम बंगाल बीजेपी की पहुंच से दूर है। वैसे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी भी थोड़ी अलग है। भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 28%। लेकिन कल्चरली यानी सांस्कृतिक तौर पर हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। उत्तर भारत में हिंदुत्ववादी सियासत की बढ़ती ताकत के बावजूद बंगाली कम्युनिटी हिंदू मुसलमान बेस पर बटी हुई नहीं है, और इसकी एक वजह है बंगाली कल्चर। बंगाल के हिंदू मुसलमान सब बंगला बोलते हैं। सिर्फ 5% मुसलमानों की जबान उर्दू है
और इस मजबूत हिंदू मुसलमान भाईचारे की दूसरी बड़ी वजह है बंगाल में लेफ्टिस्ट यानी वामपंथियों की लंबी हुकूमत। कांग्रेसी सियासत के खिलाफ वामपंथी राजनीति की शुरुआत करने वाले स्टेट्स में केरल के बाद बंगाल का ही नाम आता है। 1977 में पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार बनी थी और 2011 तक पूरे 34 साल तक उसकी हुकूमत रही थी। केरला अगर दुनिया में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई वामपंथी सरकार देने वाला पहला राज्य है तो बंगाल दुनिया में सबसे सफल, सबसे कामयाब वामपंथी गवर्नेंस देने वाला स्टेट बना। करीब 3.5 दशक तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार की तारीख 2 मुद्दों पर उसके क्रिटिक्स यानी आलोचक भी करते हैं। पहला, बंगाल में लैंडलेस यानी भूमिहीनों के लिए जमीन बांटने का कामयाब प्रोग्राम और एग्रीकल्चरल सिस्टम में सुधार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पुख्ता करके कम्युनल हार्मोनी बनाए रखना वामपंथी सियासत का सबसे सक्सेसफुल काम रहा है। और यही वजह है कि कम्युनिस्ट का लाल किला कमजोर हो जाने के बावजूद आज भी बीजेपी को वहां भगवा फहराने के लिए ममता बनर्जी को ममता बेगम कहकर निशाना साधना पड़ रहा है। लेकिन नफरत के बल पर पश्चिम बंगाल में वोटों की फसल काटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshiAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।